Can you hear me now? Assalamu alaikum. Can you hear me? Hello. 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 Can you hear me? Hear me? Is there anyone who can hear me? Hello. Assalamu alaikum. Can you hear me now? Ariba, are you there? आवाज क्यों नहीं जा रही? अब आ रही है आप लोगों को आवाज? अब आ रही है आप लोगों को आवाज? जी अब आ रही। मैं आप लोगों को स्क्रीन कमिंग टू द लेक्चर्स। बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज, कोई शोर वोर तो नहीं आ रहा? मिस जी आवाज तो आ रही, लेकिन कोई पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी पहले, वो नहीं आ रही है। जी जी, वो मैं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आवाज चेक कर रही थी। ठीक है, ठीक है, अभी आवाज तो आ रही है। चलो ठीक है। हाँ जी, ये अस्सलाम वालेकुम। कोई भी यहाँ पर है, हम चैप्टर नंबर 1 को जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने पीछे चीजें सीखी थी। जल्दी जल्दी से उनको पिक्चर साथ दिख रही है आप लोगों को? जी पिक्चर्स आप दिख रही है। ठीक है। अच्छा, जिस किसी का भी पीछे माइक वगैरह खुले हुए हैं, काइंडली म्यूट कर लें ताकि मेरी आवाज आपको आए, आप लोगों का शोर ना आए। सही, और चैट पे कनेक्ट हो जाए। मैं चैट पे कर रही हूँ, आपको जो भी बात करनी है आप चैट में लिख लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अच्छा, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है, अगर कोई आता है तो काइंडली परेशान ना हो। फिजिक्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। What is physics? It is the interaction of matter and energy. There should be some matter यानी solid, liquid, gas, और प्लाज्मिक स्टेट भी होती है आपके पास। मैटर की एक स्टेट प्लाज्मा है, ठीक है, जिसको आप इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते। उसका रीज़न क्या है कि आपकी अपनी दुनिया के अंदर प्लाज्मा बहुत कम मात्रा में मौजूद है, और इसका ज़्यादातर कंस्टिट्यूएंट कहाँ पर है? आउटर स्पेस में, यानी स्टार्स होता है, हाई वाली जगहों पर। फिर आप आ जाए एनर्जी। एनर्जी क्या है आपके पास? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, किसी भी काइंड्स ऑफ एनर्जी। हमें सबसे अच्छी क्या करना है
कि कोई मैटर होगा, उस पर कोई रोटियां आप करवा रहे हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करवा रहे हैं, हालो बहाल कर रहे हैं उसके साथ, तो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इस्लामिक हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी। यार मुझे क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा। पहले कौन है? इब्नुल हसन। जल्दी से देख लेते हैं इनके contributions। इन्होंने पढ़ाई पे काम किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कवर किए लॉज ऑफ रेप्यूटेशन, उन्होंने कैमरा की कंस्ट्रक्शन पहली यूनिस नॉन लिमिटेड ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यूनिस का मतलब होता है जो चमकते हो, नॉन लिमिनस का मतलब होता है जिनमें चमकने की सलाहियत नहीं है। खुद से चमकते हो आपके पास आ जाता है सन। नॉन लिमिनस में आपके पास आ जाएगा जैसे कोई भी मेटल हो गया, या हम हो गए, हम भी नॉन लिमिनस है, हम चमक नहीं सकते। फिर आपके पास मून भी हो सकता है। फिर ओपेक है, ओपेक का मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले या शेडो कास्ट करे, जिसमें से लाइट कम्प्लीटली पास ना हो सके। फिर आपके पास है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनका मतलब क्या होता है कि लाइट कम्प्लीटली पास कर जाएगी, जैसे आपके कांच के ग्लास होते हैं या इस तरह की चीज़ें। फिर आपके पास है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, मैंने वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लिखा नहीं है दोबारा से। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिसमें से कुछ हिस्सा लाइट का पास होगा और कुछ हिस्सा पास नहीं होगा। जैसे आपके फ्रोस्टेड ग्लास होते हैं जो हम लोग खिड़कियों वगैरह में लगाते हैं, कलर्ड ग्लास होते हैं ना जिस तरीके के, उसमें से कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखती है आपको, कुछ हिस्सा दिखता है और कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा होता, तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर इसके बाद इब्नुल हैसम का एक और कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने फर्मेट्स प्रिंसिपल, आजकल हम इसको फर्मेट्स प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसमें है क्या कहानी? कहानी सिर्फ ये है कि लाइट सबसे कम टाइम ड्यूरेशन वाला रास्ता चुनेगी। लाइट हमेशा उस रास्ते से गुजरेगी या उस पाथ को फॉलो करेगी, उस रास्ते को फॉलो करेगी जिसको क्रॉस करने में सबसे कम टाइम लगे। यानी हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप देखें तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगी। आखिरी क्या है? इनकी बुक थी किताबुल मनाजिर। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने ये आपको बता दी। अल बैरूनी पे आ जाइए, उन्होंने क्या डिस्कवरीज दी थी? उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। और किताबुल कानून मसूदी जो है इनका इंसाइक्लोपीडिया है, इनकी बुक है एस्ट्रोनॉमी पे, इन्होंने डायमीटर ऑफ अर्थ डिटर्मिन करके दिया। सही है। फिर ख्वारिज़मी का क्या काम है? उनकी बुक है अलजबरा व मुकाबला, और ये जबरा अलजबरा वाला है। ठीक है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनकी सॉल्यूशंस दी। अब लीनियर क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। लीनियर क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इज एनी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की डिग्री क्या आ रही हो? 1 आ रही हो। यहाँ अगर आप देखें छोटा सा लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की पावर क्या है? 1, y की पावर भी है 1, तो डिग्री भी क्या हुई? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो डिग्री क्या हुई? 1। जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री या खुद इक्वेशन डिग्री 1 की हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 0 भी कर दें आगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो रही है? 2, तो ये इक्वेशन हुई डिग्री 2 की, इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके की इक्वेशंस के लिए जो सॉल्यूशंस आए थे वो ख्वारिज़मी की तरफ से आए थे। दूसरी चीज़ ये, इन्होंने पहली बार लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस कराया। लॉग मेरे ख्याल में आप समझते होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ 10 एंड अदर बेसिस। ठीक है, इसको इतना ही रखें। फिर अलकिंदी की क्या थी कॉन्ट्रीब्यूशंस? उन्होंने मीटरोलॉजी पे काम किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे काम किया, टाइड्स पे काम किया, इस पे पेपर्स लिखे, रिसर्च की, और फिर इस तरह के रीजनिंग्स जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। मीटरोलॉजी मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था व्हाट्सएप पे कि ये वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसमें आ जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सेम एज द रिलेटिव डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। टाइड्स क्या होती हैं? जो पानी में मून की अट्रैक्शन की वजह से एक खिंचाव पैदा होता है और लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, इसको हम टाइड्स कहते हैं। फिर इब्न सीना को देख लीजिए, इनका ज़्यादातर काम जो है मेडिकल साइड पर है। उन्होंने कैथेटर्स का यूज़ पहली बार सिखाया या इजाद किया। कैथेटर्स क्या चीज़ होती हैं? कैथेटर्स का मतलब होता है एक डिवाइस होती है जिसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर उससे कोई टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। फिर सिल्वर सिरिंज है, उसको यूज़ करके इंजेक्शंस
प्रोवाइड करना शुरू किया गया और इनकी बुक है कानून फिल तिब, बुक ऑफ मेडिसिन, और इनका इंसाइक्लोपीडिया भी है जिसका नाम है अल शिफा। ठीक है, फिर आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका दूसरा पार्ट था इसमें। उसमें हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकें, जिसमें हमने टाइम, मास और लेंथ की एग्जांपल दी हुई है। टाइम की एग्जांपल मैंने आपको दी 20 सेकेंड्स, मास की 4 kg, लेंथ की 20 सेंटीमीटर। सही है। हर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा यानी कि नंबर वैल्यू, और एक उसका यूनिट होगा जो कि उसकी नेचर बता रहा होगा। तो ये हो गई इसके नंबर वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, इसका यूनिट है। फिर आपके पास कितने तरह के यूनिट सिस्टम्स हैं? सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है, एसआई या फिर एमकेएस है। सीजीएस क्यों कहा इसको? ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी बेस पे ही आप किसी यूनिट का नाम, किसी सिस्टम का नाम सजेस्ट करते हैं। सीजीएस है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर फ्रॉम लेंथ, ग्राम फ्रॉम मास, सेकेंड फ्रॉम टाइम। एफपीएस है फुट पाउंड सेकेंड, फुट अगेन लेंथ में आ जाएगा, पाउंड मास में आ जाएगा, सेकेंड टाइम में आ जाएगा। फिर एमकेएस क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। और एसआई सिस्टम यानी जो हम यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम है, वो क्या है? MKSA, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर्स। एम्पियर इज फॉर करंट। फिर फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो तरह की हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेट्स सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी थी? 7 बेसिक क्वांटिटीज है ना। लेंथ, सिंबल लिखा हुआ है आगे, यूनिट मीटर्स है और एब्रीविएशन में छोटा सा m लिखा हुआ है। मास है किलोग्राम्स, उसका यूनिट है। टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, और आपने ही साथ साथ सिंबल्स का ख्याल रखना है। फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कैंडेला। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके सिंबल्स हैं, उनके यूनिट्स हैं। इनमें से किसी एक दो को या एक से ज़्यादा को यूज़ करके जब आप कोई क्वांटिटी बनाते हैं तो वो कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पर है। अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स को देखिए। फोर्स का जो नाम है, फोर्स का नाम नहीं है यहाँ पे, इसके यूनिट का नाम है। ये नेम जो है सिंबल का नेम है। ठीक है, फोर्स के सिंबल का नेम क्या है? यहाँ पे यूनिट का नेम क्या है? न्यूटन है, और सिंबल दिया हुआ है एन। और अगर आप देखें तो ये मास और मीटर्स यानी कि लेंथ और टाइम का स्क्वायर, इन सब से मिल के बना है, तो इसलिए ये क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये सारे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। इन सबको डिराइव करके भी इलोंगेट करके लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना है? यहाँ तक की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल में मैंने यहाँ मीटर और सेकंड की एग्जांपल दी है, डिराइव में मीटर पर सेकंड दिया है यानी वेलोसिटी। इन दोनों को मिलाने के बाद आगे आ जाते हैं। ये चीज़ पढ़नी थी। अच्छा, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए इफ़ समवन इज़ देयर, चैट वगैरह में या कहीं भी, जो भी आपको मुनासिब है। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है यूनिट कन्वर्जन। उसमें आपके पास क्या है? आप अच्छा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन के लिए क्या चीज़ आपने पढ़नी है? पहले आपको प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए सारे। यहाँ पे डेका है 10 की पावर 1, ये हमेशा सारे 10 की पॉजिटिव पावर्स और नेगेटिव पावर्स में हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं। 10 की पावर 1 में क्या है आपके पास? डेका है। 10 की पावर 2 यानी हंड्रेड्स में आपके पास होगा हेक्टो। 10 की पावर 3 किलो यानी थाउजेंड्स। फिर 6 पे मेगा, 9 पे गीगा और 12 पे टेरा। यही काम जब नेगेटिव पावर्स में होगा तो डेका बन जाएगा डेसी, हेक्टो बन जाएगा सेंटी। पावर 1 से -1 में गई है, आप देख सकते हैं, 2 से -2 में गई है। किलो से आ जाएंगे आप मिली में, मेगा से माइक्रो में, गीगा से नैनो में, और टेरा से पीको में। एक और होता है फेमटो, उसका मतलब होता है एक्सपोनेंट -15। आप चाहें तो ये बात अपने पास लिख सकते हैं।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो अच्छा, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर आप चाहें तो करके मुझे दिखा दें इसका आंसर, तो मैं देख लूंगी। शुरू के दो साइंटिस्ट में आपके पास कौन कौन था? शुरू के दो साइंटिस्ट में, सेकंड, आई हैव मेड अ क्लटर ओवर हियर। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी हूँ ही लेट, हर जगह लेट ही जाती हूँ, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जल्दी आ जाएं, मतलब साथ साथ आ जाया करें। मैं आप लोग को लेट होने का इतना मौका दे दिया करूँगी हर बार कि आप आराम से लेट हो जाया करें। मिस, जी। मेरी जो है ना इसमें थोड़ा जूम में मसला हो रहा है। इस अच्छा। वजह से मेरी वो दो साइंटिस्ट निकल गए थे। मैंने टाइड्स जो समुद्री लहरों के बारे में बता रही थी ना, वो सुना है, वहां से सुना है। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है, ये लेक्चर रिकॉर्ड मैंने कर दिया है, सही है, साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लोग भी शुरू से जो भी है सब देख लीजिएगा जो मिस हो, ठीक है, बाकी मैं थोड़ा डिस्कस कर और लें। वो जो आपने हाँ बोलें। फोर्स और उसकी वैल्यू वगैरह बताई है, वो पूरी याद करनी है। किसकी वैल्यू? फोर्स, मैग्नीट्यूड और जो बाकी यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू जो निकाली है। वो आपको याद रखनी होंगी क्योंकि वो आपके काम आएंगी। यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, आपको प्रीफिक्सेस जो हैं वो पता होने चाहिए, वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। आप इस और ये साइंटिस्ट बुक 1 में तो नहीं है, ये वाले साइंटिस्ट? बुक वन ये में, मैट्रिक में थे। लेकिन ना फिजिक्स की फील्ड में आपके पास जितने साइंटिस्ट हैं इस्लामिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनका आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट बनता है तो उसमें ये नहीं लिखा जाता कि आपने मैट्रिक में क्या पढ़ा था और आपने पेपर में क्या पढ़ा था, एक ओवरऑल लिखा जाता है। खैर है, कोई मसला नहीं है इतना, ठीक है।
चलो ठीक है, फिर आप मुझे वो दो शुरू के समझा दो। तो देख लेते हैं क्या है आपके पास। इन दो में सिर्फ ये है, ऊपर का इब्नुल हसन में वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने नेचर ऑफ लाइट को डिस्कवर किया कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी है उसकी नेचर। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बताए, पिनहोल कैमरा की कंस्ट्रक्शन की, यानी पहली बार कैमरा का या पिक्चर को कैप्चर करने का कॉन्सेप्ट आया। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन आई। ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चमक सकते हैं खुद से, जैसे स्टार्स हो गए, सूरज हो गया। नॉन ल्यूमिनस वो हैं जो खुद से नेचुरली चमकने की कोई सलाहियत नहीं रखते, जैसे हम और मून। ओपेक वो हैं जो शेडो कास्ट करते हैं, जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, अगेन हम, सही है, या कोई भी बॉल हो गई या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसपेरेंट वो जिसमें से लाइट पास हो सकती है, जैसे कांच के ग्लास वगैरह। ट्रांसलूसेंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वरना वो उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो कि जिसमें से कुछ हिस्सा लाइट का पास होता है और कुछ हिस्सा पास नहीं होता। जैसे आप कहें फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, या प्लास्टिक की थैली होती है, उसके आर पार आपको बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं दिखती, क्योंकि सारी की सारी लाइट पास नहीं हो रही होती। ठीक है। फिर फर्मिट्स प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि लाइट हमेशा उस रास्ते से गुजरेगी जहाँ से गुजरने में कम से कम टाइम लगेगा, लीस्ट टाइम ड्यूरेशन का पाथ वो उठाएगी, यानी लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर इनकी बुक है किताबुल मनाजिर। सारा काम इस पे ऑप्टिक्स में और लाइट के हवाले से हुआ। मनाज़िर का मतलब है यहाँ पे देखने दिखाने के लिए सलाहियत। फिर आपके पास क्या है, अल-बैरूनी है। उन्होंने पहली बात क्या बताई कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, और इनकी बुक है किताबुल कानूनुल मसूदी, जो कि एनसाइक्लोपीडिया है एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी आपका सारा आउटर स्पेस आ जाता है, स्टार सन वगैरह की स्टडी। फिर इन्होंने क्या दिया, डायमीटर ऑफ अर्थ प्रॉपर्ली मेजर करके दिया। ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं प्रेफिक्सेस पे आ गई थी। ये आपको याद होने चाहिए, कौन से इसमें से याद होने चाहिए वो देख लेते हैं। किलो, मेगा आपको पता होना चाहिए लाजमी, किलो और मेगा। फिर सेंटी पता होना चाहिए, मिली पता होना चाहिए, माइक्रो और नैनो। एक मैंने और बताया है फेम्टो, दैट इज एक्सपोनेंट माइनस 15। ठीक है। और एक और आपके पास होती है यूनिट कन्वर्जन, जब आप वेवलेंथ्स के सेंस में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास यूनिट कन्वर्जन होती है एंगस्ट्रॉम की। यहाँ पर ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पास जब टेबल बनाएं तो नैनो के नीचे लिखें एंगस्ट्रॉम, और उसका मतलब होता है, लेकिन वो मीटर्स के लिए होता है सिर्फ, एक्सपोनेंट माइनस 10। वो फिर आगे आएगा तो साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आ गए थे, इसके बाद हम कहाँ आ गए, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था यूनिट कन्वर्जन्स हैं ये, अगर ये छोटी मोटी तो आप लोगों को आती होंगी, ये करके मुझे साथ साथ आंसर सबमिट करा दें, तो आंसर ठीक होगा तो हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, और अगर नहीं ठीक होगा तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इज देयर समवन हु इज सॉल्विंग, या फिर मैं आगे चलूँ? मिस मैं अभी कर रही हूँ। ओके।
यहाँ पे एक छोटा सा काम करके दिखाया है कि देखें, आपसे कहा है 5 सेंटीमीटर, ये राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, काइंडली एडजस्ट कर दीजिएगा। 5 सेंटीमीटर जो है कितने मीटर्स के बराबर है वो ये पूछ रहे हैं। तो सेंटी आपका कितना बराबर होता है बेटा, एक्सपोनेंट माइनस 2 के बराबर होता है। तो 5 सेंटीमीटर में जहाँ सेंटी लिखा है, आप 5 के बाद बस एक्सपोनेंट माइनस 2 ऐसे डालें और मीटर जैसे ही जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर, इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। ठीक है, तो इसको मजीद सॉल्व करना है तो आपको पता है कि -2 का मतलब है समथिंग लाइक दिस आंसर आएगा। या आप इसको 5 एक्सपोनेंट -2 का दूसरा मतलब होता है कि 1/100 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 5/100 ही आ जाएगा। नंबर है ना एक क्या ये बात समझ में आई है? ओके, अब केजी और मिलीग्राम वाली कन्वर्जन देख लें, वो कैसे करेंगे। केजी से जाना है मिलीग्राम में, तो लेट मी इरेज दिस, इरेजर का आप में से अगर कोई कर रहा है तो करके बता दे जल्दी से, जब तक मैं भी यहाँ कर देती हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने किलो से डायरेक्ट इसको ग्राम में कन्वर्ट किया है, किलो की जगह एक्सपोनेंट 3 डाल के, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि किलो मीन्स एक्सपोनेंट 3। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें आंसर चाहिए मिलीग्राम्स में। अब मुझे एक बात पता है कि मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3। वो फैक्टर यहाँ कहीं भी है ही नहीं, तो मैं चाहूँगी कि वो फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाए। तो मैं क्या करूँगी कि 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 3 तो मौजूद है, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि ये अपने पास से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ना मैं। किलो तो मौजूद था तो उसकी जगह मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू डाली थी, लेकिन एक्सपोनेंट 3 अपने पास से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो मल्टीप्लाई भी करवाया है और डिवाइड भी करवाया है। तो एक्सपोनेंट 3 में आपके पास जो कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये बताएगा कि ये मिली है, और ये जो ग्राम है ये साथ साथ चल रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो रह गया ये आप सॉल्व कर लें, ये हिस्सा आपको सॉल्व करना होगा। ये पार्ट क्या है, मिली है, क्योंकि एक्सपोनेंट -3 मिली होता है, तो ये हो गया मिलीग्राम। इस हिस्से को आप सॉल्व कर लें, तो ये आंसर क्या बनेगा आपके पास, आंसर बनेगा आपके पास 10, ये माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6 मिलीग्राम्स। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्सपोनेंट 7 मिलीग्राम्स। क्या ये बात समझ में आई है? मिस मिस जी जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
ये 7 कैसे हुआ? 10 10 7 कैसे आया? 6 तो समझ में आ गया। एक्सपोनेंट 6। एक्सपोनेंट 6 तो प्लस करने से हो गया। हाँ, ये -3 था, ऊपर जाके +3 होगा तो 3 + 3 6। अभी साथ में 10 भी है ना, तो सेम बेसिस है 10 और 10। इसकी पावर क्या है? 1 है, पावर 6, तो 1 + 6 इज 7। एक मिनट दोबारा बताएगा। देखें, यहाँ ये कितने 10 है? ये 6 टाइम्स है 10, सही है, और ये 1 टाइम, तो टोटल कितना हुआ? 7 टाइम्स 10 हो गया। नहीं समझ में आ रहा? जी समझ में आ गया। आगे नहीं समझ में आ रहा तो आप कैलकुलेटर में सिंपल डालें, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो आपके कैलकुलेट में। अच्छा, ये सवाल क्या आया है? राबिया नदीम इज आस्किंग के हमने 10 की पावर -3 डिवाइड क्यों किया? देखें, 10 की पावर माइनस, अगर सवाल को हम गौर से देखें तो उसमें सिर्फ 10 केजी लिखा हुआ था, ठीक है। केजी में के की जगह यानी किलो की जगह हम एक्सपोनेंट 3 तो डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि किलो मीन्स एक्सपोनेंट 3। लेकिन मिली में जाना था, और मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3। तो ये फैक्टर मुझे अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाना था। जो फैक्टर हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसे मल्टीप्लाई भी कराते हैं, डिवाइड भी कराते हैं। ये बैलेंस लेके चलना होता है ना मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। तो जो मल्टीप्लाई में ऊपर वाला फैक्टर है उसको मैंने मिली कह दिया, और बाकी सारे को मैंने सॉल्व कर लिया। देखें, मुझे ये तरीका सही लगता है क्योंकि इसमें सब कुछ बैलेंस साथ साथ चल रहा होता है। हम बचपन में बड़ा है तो डिवाइड करो, छोटा है तो मल्टीप्लाई करो वाले मामला में फंसे रहते हैं हमेशा। तो आप हमेशा उस तरह काम करें जिस तरह आपको सब कुछ सामने सामने दिख रहा हो। समझ में आई ये बात अब? दिमाग खराब नहीं करो मेरा, तो मुझे 2 मिनट का सुकून नहीं है। जैसे मर्जी तुम्हारी वैसे रहो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ना इसकी शीट दे दूंगी, फिर उसमें ये कि आप लोग और हाथ आप लोगों का साफ हो जाएगा। n की पावर 2। अच्छा, आप रिप्लाई जो भी कर रहे हैं वो एप्लीकेशन पे करते हैं ताकि आपका सवाल दूसरे भी देख सकें। 10 की पावर 2 और 3 कैसे ही? 10 की पावर 2 और 3 कहाँ है? 10 की पावर 2 -2 पीछे आई थी, पीछे वाले सवाल की बात कर रही हैं आप? मैं ये देखें, अगर आपको ये दिख रहा है तो सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। तो जहाँ सी लिखा था मैंने उसकी जगह 10 की पावर -2 डाल दिया। किलो का मतलब होता है, यानी के का मतलब होता है एक्सपोनेंट 3 यानी 10 की पावर 3। तो जहाँ के लिखा हुआ था ग्राम से पहले मैंने उसकी जगह 10 की पावर 3 डाल दिया। सिर्फ मैंने ये सिंबल जो है ना इसकी वैल्यू पुट की, यही सिखा रही हूँ कि इनका नाम और सिंबल और इनकी ये वैल्यू अगर आप याद रखें तो कन्वर्जन करना बहुत आसान काम है। अब समझ में आ गया ये? आगे बढ़ जाएं बेटा। चलिए, मैं अपनी तरफ से खुद ही अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं और मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखिए, यूनिट कन्वर्जन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप बस ये टेक्निक याद रखें कि जहाँ कोई सिंबल लिखा हुआ है वहाँ उसकी वैल्यू डाल दें। जो कोई सिंबल आपको चाहिए उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में चीज़ होगी वो क्या करेगी? वो आपको वो सिंबल ला के देगी, और बाकी चीज़ को आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बस ये है तरीका।
फिर आगे आ जाते हैं, ये कर लेंगे कि आपको वर्कशीट में दे दूंगी, आप उसे सॉल्व करके उसके आंसर्स डाल के खुद से मुझे भेज दीजिएगा, मैं फिर पर्सनली एक एक का चेक करके आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी कि क्या है और क्या नहीं है, सही और गलत जो भी है, फिर समझाते रहेंगे उसको। सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखिए, यहाँ पे आपके पास 5 रूल्स हैं, वैसे 7 होते हैं, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के 5 रूल्स हैं और बाकी 2 रूल्स होते हैं हमेशा सॉल्व करने के, या फिर क्या कहते हैं, बाकी इसमें हम लिख लेते हैं कि 6 जो है सम करने का होता है और 7th रूल होता है मल्टीप्लाई करने का। सही है, इनको सॉल्व करने के 2 रूल्स होते हैं और आइडेंटिफिकेशन के होते हैं 5 रूल। पहला रूल आपके पास किसके लिए है, नॉन जीरोस। तो आप अपने जहाँ भी कहीं लेक्चर लिख रहे हैं तो वहाँ साथ साथ ही काम करते जाइएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा टाइम देती रहूँगी। सही है, 364 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ सारे नंबर नॉन, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे नॉन जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो उस हिसाब से अगर आप मुझे बताएं कि यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। रेड कलर से मैं आगे लिखती जा रही हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, नहीं बन रही है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। 364 ना, 364, तो 3 पहला हुआ, 6 दूसरा और 4 तीसरा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, किसी टर्म में जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने नॉन जीरोस हैं, 3 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, तो ये सबके सब सिग्निफिकेंट है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3 फिगर्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस के बीच में है, तो हर वो जीरो जो दो नॉन जीरोस के बीच में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो 7005 एक ऐसा नंबर है दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं, यानी शुरू में 7 है, आखिर में 5 है, बीच में 0 आ रहे हैं। दीज आर द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस। सही है, तो ऐसे जीरो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, दरमियान वाले जीरो सिग्निफिकेंट हैं और नॉन जीरो तो है ही सिग्निफिकेंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए यहाँ पर। जी, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए यहाँ पर 4। नेक्स्ट आ जाइए, ये रूल उन नंबर्स के लिए है जो 1 से छोटे होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं और 1 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ से लेके यहाँ तक की जो कहानी है ना, ये 0 तक की, इसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस तरह, और एक यहाँ तक है। ये क्या है, क्योंकि देखिए इनके स्टार्ट में कोई नॉन जीरो नहीं है, ये वो जीरोज हैं जो किसी नॉन जीरोज के बीच में नहीं है, बल्कि इनके शुरू में कोई है ही नहीं, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और नॉन जीरोज तो होते ही सिग्निफिकेंट हैं। ये जीरोस जिनके स्टार्ट में कोई नॉन जीरो नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सही है, इनको काउंट नहीं करना है, इनको अहमियत नहीं देनी है। तो आपके पास पहले वाले में और के बाद वाले टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए इस हिसाब से। जी बिल्कुल, पहले वाले में हो गए 2 और दूसरे वाले में हो गए 1। सही है,
नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्थ रूल आपसे कहता है वो सारे जीरोस, रूल किसके बारे में है, उन सारे जीरोस के बारे में है जो लेफ्ट साइड पर हैं और पॉइंट के बाद हैं। सही है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसी के लिए ये रूल है। वो सारे जीरोस हैं जो लेफ्ट पर हैं और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पर हैं, वो क्या होंगे, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बनी उस हिसाब से, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप अभी ऐसे समझें कि वो फिगर्स या वो डिजिट्स जिनको आपने अहमियत देनी है। सही है, अभी सिर्फ इतना समझें कि जिनको आपने अभी अहमियत देनी है, सही काउंट करना है आपको। तो स्टार्ट से अगर आप देखें, नंबर 1 में हमने देखा कि सारे नॉन जीरोस जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2 एंड 3। 3 भी सिग्निफिकेंट है, 6 भी और 4 भी। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं होता। फिर दूसरे रूल में हमने समझाया कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस जब होंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 7005 में आपके पास जो जीरो आ रहे हैं वो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं, तो वो दोनों भी क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर हमने कहा तीसरे रूल में कि वो नंबर जो लेस देन 1 होते हैं उनको कैसे देखना है। तो भाई उसमें जहाँ स्टार्ट में कोई नॉन जीरो नहीं है तो सारे जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, कोई अहमियत नहीं है उनकी। तो इस हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, ये सारे जीरो तो अहमियत नहीं रखते क्योंकि इनके स्टार्ट में कोई नॉन जीरो नहीं है, तो सिर्फ ये दो फिगर्स सिग्निफिकेंट है, यानी 6 और 5, तो 2 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, इस तरह सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 1 मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ 1 लिखा है, ये 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस टर्म में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर नेक्स्ट में हमने क्या कहा, वो सारे जीरोस जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं लेफ्ट साइड पर वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 4, जी करेक्ट है। राबिया नदीम आप, शाबाश, सही है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट रूल आपसे कहता है कि वो नंबर्स जो 1 से बड़े होते हैं, यानी 10 20 इस टाइप के नंबर्स की बात करें, तो यहाँ 60 है। देखिए यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, सही है, लेफ्ट पर तो है जीरो लेकिन कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इस तरह के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सही है, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 सिग्निफिकेंट, यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं पहले। ठीक है, बाकी दो रूल्स क्या हैं, सम करने के हैं और मल्टीप्लाई करने के हैं, तो उनको अभी रहने दीजिए, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तक रखते हैं। जब कभी हम आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह पे आएंगे तो उसको फिर साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। आपका आखिरी टॉपिक इस चैप्टर में क्या था, डायमेंशंस था। तो डायमेंशंस में आपने क्या करना है, व्हाट इज डायमेंशन, सबसे पहले डायमेंशन इज अ पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड। डायमेंशन पावर को कहते हैं, किसकी पावर को, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर को। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, अभी आपको याद होगा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि यूनिट्स को भी हम जब एक्सप्रेस करते हैं, सिस्टम्स को भी जो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, मास को, लेंथ को और टाइम को। तो इनके सिंबल्स क्या है, कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी, डायमेंशंस लिखने के लिए। इनकी जो पावर्स होंगी उसे आप डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, फिर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम कहेंगे डायमेंशन लेस नंबर्स, जो कि कांस्टेंट्स होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 पाई हो गया, इस तरह के नंबर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इफ एक्स इज सम फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम आपने लिखना है, जिसमें ये जो ए बी सी पावर्स हैं ये क्या है, उसकी डायमेंशंस हैं। ठीक है, रूल क्या है, होमोजेनिटी का रूल होता है, वो कहता है इक्वल्स टू के बोथ साइड्स, आपके पास जो इक्वेशन है वहाँ डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये इतना सिर्फ पढ़ने से क्लियर नहीं होती है बात, तो हम कोई ले लेते हैं, जैसे कोई क्वांटिटी बताइए जनरल, उसकी मैं डायमेंशन निकाल के आपको बता देती हूँ, कोई भी क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर जब आप डायमेंशंस पे काम करते हैं ना, तो बेटा यहाँ आपको यूनिट का पता होना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, यूनिट का, फार्मूला का जो बेसिक फार्मूला होता है, अगर
क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है तो मैं अपनी तरफ से कंसिडर कर रही हूँ फोर्स। सही है, यहाँ मैंने कंसिडर किया है फोर्स का सिंबल होता है आपके पास F और यूनिट होता है न्यूटन्स। अब मुझे तो याद नहीं रहता कि न्यूटन्स की मज़ीद एक्सपेंशन क्या है, तो मुझे लेकिन ये पता है F इज इक्वल्स टू ma होता है और m मास। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमारे पास फोर्स है। अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन्स, जिसका सिंबल होता है n। छोटा n नहीं होता, बड़ा n होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं याद आ रहा कि न्यूटन की एक्सपेंशन क्या होती है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि भाई मशहूर ज़माना फार्मूला है F इज़ इक्वल्स टू ma, जिसमें आपके पास F की डायमेंशन तो मुझे निकालनी है, ma को मैं देखूंगी। मास का यूनिट होता है आपके पास kg और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसमें से देख लेती हूँ kg किसकी डायमेंशन है, या kg किसका यूनिट है। kg इज़ द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, ये नीचे आ गया है, मैं इसको वापस ऊपर ही कर देती हूँ। kg इज़ द यूनिट ऑफ मास, तो मैं यहाँ लिखूंगी कैपिटल N। कितने टाइम्स kg अपेयर हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ एक ही टाइम अपेयर हो रहा है, तो मैं इसकी पावर में डालूंगी 1, यानी मास की डायमेंशन यहाँ क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, फिर मेरे पास मीटर्स। मीटर्स इज द यूनिट ऑफ लेंथ। कितने टाइम्स अपेयर हो रहा है, जस्ट 1 टाइम्स, तो मैं यहाँ पर इसकी पावर में क्या डालूंगी, 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखिए सेकंड्स, ये किसका यूनिट है, टाइम का, तो मैं यहाँ क्वांटिटी का सिंबल लिख दूंगी टाइम। और कितने टाइम्स अपेयर हो रहा है, 2 टाइम्स अपेयर हो, 2 टाइम्स नहीं कहते वैसे, इसको स्क्वायर कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिवाइड में है तो और मैं इसको यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, तो अगर मैं इस सेकंड को मीटर के बराबर में लिखूँ बगैर डिवाइड का निशान लगाए तो ये -2 लिखा जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ना नीचे 2 है ऊपर आके -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे टी की डायमेंशन में भी आप क्या लिखोगे, आप -2 ही लिखोगे। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो आप टी को डिवाइड में लिख के उसके ऊपर 2 लगाओगे डायमेंशन। कोई कुछ बोल रहा है, चैट देख लेते हैं, शायद कोई कुछ बोल रहा हो। नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं कहना ये चाह रही हूँ अरीबा इसमें कि जो आपके पास स्क्वायर है बेटा सेकंड्स के ऊपर, वो डिवाइड वाला हिस्सा है, सही है, डिवाइड में मौजूद है वो। मैं आपको ये करके बता देती हूँ, इस तरह है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह है ये, सही है। तो जब आप इसकी डायमेंशन लिखोगे तो वो बनेगा मास की 1, लेंथ की 1 अपॉन टाइम की, इस तरह। ठीक है, ये डिवाइड का निशान था। मैंने यहाँ पर आगे अगर आप देखें इस हिस्से में किसी किस्म का डिवाइड का कोई निशान नहीं लगाया है, इसलिए मैंने इसकी पावर -2 की है। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इस साइड पे, ये क्या बनेगा, m की पावर 1 l की पावर 1 अपॉन t की पावर, ओ सॉरी ये बनेगा t की पावर -2। ये t नीचे था 2 की पावर में, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब ठीक है, अगर मैं यहाँ t की पावर जो -2 मैंने लिखा है ना यहाँ पर इस वाली जगह पर, अगर मैं यहाँ डिवाइड का निशान लगा दूँ तो मैं 2 लिखूंगी, लेकिन अगर डिवाइड का निशान नहीं लगाऊंगी तो -2 लिखूंगी। ये वही जो हम कहानियाँ कहते हैं ना कि नीचे है ऊपर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये वो वाली बात है। ठीक है, डायमेंशन निकालना समझ में आ गया।
इसके लिए आपको दो बहुत अहम चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली अहम चीज़, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला कहें या इसको आप कहें कि किसी भी क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए किसी सिंपलेस्ट क्वांटिटी में, जिसके यूनिट्स आपको पता हो। सही है। और दूसरी चीज़ क्या है आपके पास? यूनिट्स। आगे चलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक टास्क मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, मैं उसको दोबारा से आज व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, तो वो काम आप करके मुझे सबमिट करा दीजिएगा। पूरा हफ्ता है आपके पास, मैं जो भी आपको टास्क दिया करूँगी, तो आप नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे उसको सबमिट करवा दें। तो ये होगा कि फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका छोटा सा रिव्यू देके जो भी प्रॉब्लम होंगी उन्हें डिस्कस करके फिर हम आगे चले जाएंगे। एक्सरसाइज देख लें, छोटी सी, बस ख़त्म कर रहे हैं क्लास को। विच वन इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी? यहाँ मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी है, आप मुझे आंसर बताएं इसका कौन सा ऑप्शन होगा ये। डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं है। अगर हम ऊपर वाले हिस्से पे गौर करें तो डायमेंशन सिर्फ उसी की नहीं होगी जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, जिसका यूनिट होगा उसकी डायमेंशन भी होगी। तो यहाँ ना एक बात आप अपने पास बेशक लिख लें, नो यूनिट नो डायमेंशन। जी ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ, मैं इसे काटना नहीं चाहती थी लेकिन अंडरलाइन करना चाहती थी, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अगर आप इसको देखें तो इट इज़ अ रेशो, रेशो है यानी दो चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है, कैसी क्वांटिटीज़ का? सेम क्वांटिटीज़ का। आप लोगों को याद होगा स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। सही है। तो वी भी स्पीड है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सी भी स्पीड है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा एंड रिजल्टिंग विल बी नो यूनिट जस्ट अ नंबर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड बचेगा। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का जो रेशो होते हैं सेम क्वांटिटीज़ के, उनका कोई यूनिट नहीं होता, और जब उनका कोई यूनिट ही नहीं होता तो उनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, और उनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस। पता नहीं ऊपर की जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्लास है ना मुझे। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मैं आपसे एक्सरसाइज और कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आपको फिर लगे कि आपको समझ नहीं आया है तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आपने दो चीज़ों पे ध्यान देना है, डायमेंशंस पर और यूनिट्स पर। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। यूनिट कन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे नॉर्मली एमसीक्यूज़ में कोई पूछेगा, हो भी सकता है पूछ ले, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आपको आनी चाहिए और आपको आगे बहुत काम आएगा। क्लास को यहीं तक रखते हैं और वाइंड अप करते हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं आज? हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी, फिर हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखी, फिर हमने देखा दो तरह की हैं, उसमें फंडामेंटल हैं और डिराइव्ड हैं। फिर हमने उनकी शक्लें भी देख ली यानी टेबल्स देख ली है। फिर हमने यूनिट कन्वर्जेंस का चार्ट देखा, उसमें हमें पता चला कि हमने सिर्फ प्रीफिक्सेस को याद रखना है। फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देखे हैं, और उसके बाद फिर हमने डायमेंशंस को पढ़ा है और एक एग्जांपल की है और एक ये एक्सरसाइज का बस छोटा सा सवाल कर लिया। ठीक है। गिविंग इट टू हियर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।